यकीन माने टॉपिक पहले पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट लगेगा, चीज़ें इतनी सारी रहेंगी कि लगेगा कि रटने का है, याद नहीं हो रहा, ये दोनों फ़ैन बंद हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा लगेगा। लेकिन मेरे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। मतलब इतने सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा और पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कि चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। इस टॉपिक के लिए दिक्कत ये है कि इसको रिवीजन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। एक चीज़, एक बार रिवीजन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कनेक्टिविटी रहनी चाहिए टॉपिक की, यानी ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए कोई भी बीच में, ठीक। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो भी चैप्टर आप पढ़ें, जो भी क्वेश्चंस आप करें, ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में यहाँ से यूज़ रहेगा। चाहे वो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें रिलेशन क्या है, डायस्टेरियोमर, इनेंशियोमर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ईथ्रो, थ्रियो, ईजेड, सिस, ट्रांस, ये सारी बातें यहाँ पर आने वाली। तो अच्छे से पढ़ना, संभल के पढ़ना, और पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? छोटू क्या हो गया बेटा, घर से आया उदास उदास लग रहा है, सब ठीक है? घर नहीं गया, नहीं था क्या? ठीक है, तो अभी हम लोग हेडिंग डालते हैं, लिखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। In a pair of stereoisomers, in a pair of स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स के पेयर में होगा क्या, जरा गौर से सुनना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, मस्ट बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको आप लोग DU बोलते हो, ये भी क्या होना चाहिए, अरे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होना चाहिए, सेम ही होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट बी सेम। IUP जल्दी है बेटा, IUPAC नेमिंग, मस्ट बी सेम, नाम भी सेम लिखा जाता है इनका, ठीक है। तो डिफरेंस किस में होगा, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूले में। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला बोलने का मतलब क्या है, जब 3D में हम इनके, लिख मत बेटा इधर ध्यान दे, ठीक है, जब 3D में हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो 3D अरेंजमेंट में इनके डिफरेंस होता है। बोलो बात क्लियर है? क्या बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। क्या बदलेगा, स्टीरियो, ये होगा डिफरेंट। बोलो बात समझ में आया क्या? तो इतनी सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, ये सारी चीजें क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। डिफरेंट रहेगा तो क्या रहेगा, बस स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। और ऐसे आइसोमर्स आपस में क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम, इवन IUPAC नेमिंग भी इनका सेम रहेगा। बस डिफरेंस इनमें किस चीज़ का रहेगा, जल्दी आओ, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला का डिफरेंस रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई मॉलिक्यूल है C4H10, ठीक है, इसके दो आइसोमर मिलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10,
ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा इसका C4H10 का कैसा होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये है CH3। चेक करके देखो यही है क्या, C4 3 3 6 7, हाँ C4H8 कर लो इसको, ये तो एल्केन हो गया, मैं एल्कीन की बात कर रहा हूँ, माई मिस्टेक, माफ करना। C4H8 है। अब देखो हुआ क्या, 3 3 6 7 8, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, 1 होगा। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बाद IUPAC नाम क्या लिखोगे इसका, है मेथ एथ प्रो ब्यूट टू इन, यही होगा IUPAC नेम। तो क्या सब कुछ सेम है? स्ट्रक्चर स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला की बात करूंगा तो ये चीज में डिफरेंस आएगा। कैसे? इसके 2 स्टीरियो केमिकल फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है CH3 CH3, है ना, मतलब डिफरेंट साइड में हो CH3 ग्रुप, तो एक ये फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला इसका ऐसा हो सकता है CH3 सेम साइड पे C, और ये हो गया CH3 और ये हो गया H और ये H। इस स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है सिस और इस स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है ट्रांस। तो आप देखेंगे सब कुछ सेम था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट बी सेम। तो बेटा आज क्लास में कैसे, राहुल सर से बात हुआ था क्या, एडमिशन हो गया, राहुल सर से बात हो गया था क्या, क्या नाम तुम्हारा, आज पहली क्लास, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट बी सेम, इससे पहले का छूटा हुआ है बेटा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता है कि नहीं क्या है, क्लियर है ना, ठीक है। IUPAC नेमिंग ब्यूट टू इन मस्ट बी सेम, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला ये डिफरेंट है, और स्टीरियो केमिकल फॉर्मूले में डिफरेंस आने से प्रॉपर्टी में ना खतरनाक चेंज आ जाता है, ऐसा भी देखा गया। ऐसा देखा गया है कि सिस ट्रांस, आप बोलोगे अरेंजमेंट का तो फर्क है ना, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क नहीं है, भयंकर फर्क। ऐसा देखा गया है एक आइसोमर जो है वो क्या है बेटा, कैंसर कॉजिंग है, तो दूसरा वाला कार्सिनोजेनिक है ना, एक मतलब एक कार्सिनोजेनिक है, दूसरे कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता है, ठीक है, कैंसर क्योरिंग मेडिसिन है। एक हार्ट स्टिमुलेंट है, मतलब कि मतलब हृदय रोग की दवा है, बहुत शानदार, ठीक है, और दूसरा उसी का ट्रांसफॉर्म अगर देख लिया जाए तो वो किसी काम का नहीं, यूजलेस है। समझ में आ रही बात, एक का कलर है भयंकर शानदार, तो दूसरे का कलर है ही नहीं, दूसरा कलरलेस है, एकदम खतरनाक कलरलेस है। तो ऐसा भी देखा गया, मतलब बोलने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मस्ट बी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, DU सेम, IUPAC नेम सेम, सब कुछ रहेगा, बस स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा इनका, डिफरेंट रहेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या सभी को? आ जल्दी लिख लो। अब जरा इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कन्फिग्यूरेशनल और एक होता है कन्फॉर्मेशनल। देखो कन्फिग्यूरेशनल की बात अगर मैं करता हूं तो ये आइसोलेबल होता है, क्या होता है बेटा, आइसोलेबल, यानी इसको आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है। और कन्फॉर्मेशनल नॉन आइसोलेबल आइसोमर्स होता है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, कन्फर्मेशन ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता ही है कि आइडेंटिकल, कन्फर्म है, एक दूसरे से कन्फर्म है, दे आर आइडेंटिकल, दे आर ऑलमोस्ट बोलना ज़्यादा उचित होगा, आइडेंटिकल। अब देखो आइडेंटिकल यानी प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है। जब प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के जैसे सेम दिखाने, वो पेन रख में शर्म नहीं आता, लड़का हो के पिंक कलर के पेन से लिखता है, हाँ कल को तू बोलेगा मैं तो BTS लवर हूँ, हाँ हाँ ठीक, हाँ ये एक नंबर काम। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, बात को सुनना, कई जगह ये कन्फॉर्मेशनल बोलने का मतलब दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल,
ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अगर प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी बढ़ जाए या मैं बोलूँ मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते जा रहे हैं अपने प्रॉपर्टीज़ में, तो उनको सेपरेट करना, आइसोलेट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मैंने नमक है, नमक को अच्छे से क्रश कर दिया, बारीक कर दिया, और जो वैक्स होता है ना मोम सफ़ेद वाला, उसको घिस करके उसको भी एकदम पाउडर बनाया, सबको मिक्स कर दिया, और मैं बोलूँ कि आपको इसको आइसोलेट करना है, कर लोगे क्या? कर लेंगे। कैसे करोगे? अरे उल्टी खोपड़ी के लोग नहीं बोलते हो। हाँ, पानी में घोलेंगे, कौन घुल जाएगा? नमक घुल जाएगा। कौन रह जाएगा? वैक्स रह जाएगा। छान लेंगे और फिर बाद में पानी को भाप बन के उड़ा देंगे, तो हमारे पास क्या बच गया? नमक आइसोलेट कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि शक्कर को बारीक पीसा मैं एकदम पाउडर बना के, और दूसरा फिर नमक को बारीक ग्राइंड कर लिया, एकदम बहुत पाउडर बना लिया और मिक्स कर दिया। अब मैं बोलूँ इसको अलग करके बताओ, कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। कैसे करोगे? अच्छा, पानी में घोलने जाओगे तो दोनों घुल जाएंगे। अरे लेट क्यों की? और आराम से कर, जल्दी है इधर। हाँ, या तो उनको, अरे दोनों को पानी, फिर कोई आके नॉक करेगा, अभी खोल दे बेटा उसको। अगर पानी में घोलेंगे तो दोनों ही घुल जाएगा, शक्कर नमक दोनों ही घुल जाएंगे। कैसे आइसोलेट करें? अब देखो, जो नमक है वो आयनिक कंपाउंड है, और शक्कर जो है वो ऑर्गेनिक शुगर है ना यार, वो ठीक है कि नहीं? अब उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे घोलना है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले आते हैं, जैसे बेंजीन ले लिया, जैसे ईथर ले लिया, जैसे पेट्रोल ले लिया, तो कौन घुल जाएगा इसमें? शक्कर घुल जाएगा। कौन रह जाएगा? नमक। छान लेंगे और उसके बाद जो ईथर था या पेट्रोल था, इसको वेपराइज करके उड़ा देंगे, तो हमारे पास फिर शक्कर बच जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे शक्कर को पानी में घोल के, जैसे नमक है पानी में घुला है, आप पानी को गर्म करके उड़ा दोगे, नमक बच जाएगा। शक्कर को पानी में घोलूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शक्कर पानी में घुला हुआ और आपको शक्कर रखना है, पानी उड़ाना है, तो पानी उड़ा लोगे क्या? गरम करने से पानी उड़ जाएगा और शक्कर बच जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आप शक्कर को पानी में घोल के जब गरम करोगे ना, तो आप उसको गाढ़ा कर सकते हो, मोलासेस तक ला सकते हैं आप, मतलब चाशनी बना सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा में वो कार्बन ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि शुगर जो होता है ना C12H22O11, है ना, यही होता है शुगर। ये होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, 12 कार्बन है, तो यहाँ पर H2O कितने लगे हुए हैं? 11। समझ में आ रहा है? अगर आप गर्म करते हो तो पानी उड़ा रहे हो आप, जो बाहर का पानी है वो तो उड़ ही रहा है, ये पानी भी उड़ जाएगा, तो बचेगा लास्ट में क्या बेटा? कार्बन ब्लैक। ये काम बहुत अच्छे से करता है कंसंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। प्रिंटिंग में काम आता है, P4O10 बताऊंगा ये सब चीज़ मैं अभी, है ना। थोड़ा सा एक लेक्चर P ब्लॉक का मैं और लेने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँ ना, इराटा मैं दे दूंगा और सारा सब कुछ है, वो जल्दी करेंगे, अब इसी हफ्ते ही कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा हो तो उनको आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो सर इनको आइसोमर बोल ही क्यों रहे जब ये आइडेंटिकल है? मैंने इसीलिए एक शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बोलने का मतलब है ये लोग आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे सपोज इसका एक फॉर्म ऐसा है, ठीक है, दूसरा फॉर्म ऐसा होगा, उधर मत देख रहे, इधर देख, ये रोटेट हो गया, ये जो बॉन्ड है ये रोटेट हो गया, ये सब पढ़ेंगे, फिशर प्रोजेक्शन, है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये रोटेट हो गया, रोटेट होते रहते हैं, तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। आप ये आइसोलेट कर लोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे ये बना बैठा है, फिर ये लोगे तो ये बन जाएगा, ऐसे आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इसमें उतनी मेहनत हमें नहीं करनी, हमें ज़्यादा मेहनत करना है कन्फिग्रेशनल में। कन्फिग्रेशनल जो होते हैं दे आर आइसोलेबल, इनको आइसोलेट किया जा सकता है। हाँ, मुश्किल जरूर होगा। सबसे अच्छा किनको आइसोलेट कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। एक लिक्विड है, दूसरा गैस है, ले मिक्स कर भी दे तो गैस है। समझ में आ रहा है? इतना तक डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल में। फिर कौन सा होता है बेटा? फिर कौन सा होता है? ज्योमेट्रिकल। फिर किसको सेपरेट करना मुश्किल होता है? ऑप्टिकल। किनको एकदम ना के बराबर हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, वो होता है कन्फिग्रेशनल, सॉरी कन्फर्मेशनल। कौन सा बेटा? कन्फर्मेशनल। तो कन्फिग्रेशनल भी दो तरीके का होता है, एक होता है इनेंशियोमर और दूसरा होता है डाइएस्टेरियोमर। क्या क्या होता है? क्या बोला तूने? एक बोला इनेंशियोमर, दूसरा डाइएस्टेरियोमर। देखो, इनेंशियोमर की बात करेंगे तो इनेंशियोमर क्या होते हैं बेटा? मिरर इमेजेस आइसोमर होते हैं। इनेंशियोमर वही होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब समझते हो ना?
ठीक है। तो यार मिरर इमेज मतलब समझ गया ना, ठीक है। तो इनैंशियोमर क्या होता है बेटा, है ना, ये होते हैं मिरर इमेज आइसोमर। क्या होते हैं? मिरर इमेज आइसोमर्स। ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इरिथ्रो आइसोमर इनैंशियोमर और दूसरा होता है थ्रियो इनैंशियोमर। एक क्या होता है? इरिथ्रो इनैंशियोमर और दूसरा होता है थ्रियो इनैंशियोमर। ठीक है। डायस्टेरियोमर की खास बात क्या है? डायस्टेरियोमर क्या होता है? डायस्टेरियोमर होते हैं नॉन मिरर इमेजेस आइसोमर। नॉन मिरर इमेजेस आइसोमर। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते, है ना, नॉन मिरर इमेजेस आइसोमर्स होते हैं। जल्दी और टाइम पे आना अब से, ठीक है। ये भी दो तरीके का हो सकता है, एक होता है जियोमेट्रिकल डायस्टेरियोमर और दूसरा होता है ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर। लिख लो, ये क्लासिफिकेशन है इनका। अच्छा, हम अभी पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल से ही है। आपको मेनली पढ़ना ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है, ठीक है। उसको ठीक से लगा दे बेटा। देखो, तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। किसकी बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब बात करते हैं तो एक टर्म यहाँ आता है जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या होता है? मतलब कि या तो पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट या तो रिंग का ऐसा अरेंजमेंट हो जिसके अराउंड क्या आपको देखने को मिले? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिले या स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिले आपको, है ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का होना मॉलिक्यूल में मस्ट बी प्रेजेंट। ये मेन फारमोस्ट कंडीशन है ज्योमेट्रिकल के लिए। बोलो, बात क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंगल चेन है, सिंगल चेन तो आपस में घूमते रहेंगे और घूमते रहेंगे। अगर रोटेशन पॉसिबल है तो ये एक दूसरे में कन्फर्म होते रहेंगे, यानी ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। हमें क्या करना होगा? इस रोटेशन को रोकना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप ये, है ना, अभी ये सब भी पढ़ेंगे, गॉश, है ना, स्क्यू, ये सब हम लोग देखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे। ये कन्फॉर्मर है, एक आइसोमर ये है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्टीरियो केमिकल फार्मूला चेंज होगा। दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, चौथा ये हो सकता है। ऐसे करके इसके अलग अलग कन्फॉर्मर बन रहे, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या पॉसिबल है? रोटेशन पॉसिबल है। व्हाट इफ मैं इस रोटेशन को बंद, खाना नहीं दे इसको, व्हाट इफ मैं इस रोटेशन को बंद कर दूं तो ये रोटेशन हो गया रेस्ट्रिक्ट, यानी ये हो गया अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अब सेम ग्रुप अगर ऐसे लगे तो हो जाएगा ट्रांस, सेम ग्रुप अगर ऐसे लगे तो हो जाएगा सिस। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना ये चीज़? तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए हमारे पास क्या फारमोस्ट कंडीशन होनी चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का होना जरूरी है। अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रहा है तो ये कन्फॉर्मर आइसोमर्स बन जाएंगे, ये एक दूसरे में कन्फर्म होते रहेंगे, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहेंगे। इनके लिए इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर बहुत कम होता है। एक्चुअली होता क्या, देखना, अगर मेरे को ये अरेंजमेंट है, मेरे को इसको इसमें तोड़ना है, इसमें बनाना है, तो ये इंटरचेंज कैसे होगा? मैंने रूम टेम्परेचर दिया, रूम टेम्परेचर इसको मिला और ये एनर्जी इस मॉलिक्यूल के इस बॉन्ड में रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में आ गई, ये रोटेट हो गया। तो ये आपस में आराम से इंटरचेंज होते रहते हैं। अब डबल बॉन्ड जैसे ही लगाऊं,
क्या लगाऊं बेटा, डबल बॉन्ड। तो मेरे को इसको है ना सिस फॉर्म को ट्रांस में चेंज करने के लिए, सपोज इसका एक सिस है और एक ट्रांस है, मैं दिखा देता हूं। सिस को अगर ट्रांस में कन्वर्ट करना है, सपोज ये ग्रुप यहाँ लगा है तो ये ट्रांस है, ठीक है, और दोनों सेम ग्रुप यहाँ लगे तो सिस है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये सिस को ये ट्रांस में बदलना है। मेरा क्या अप्रोच है, अभी ये सिस मॉलिक्यूल है, क्या है, सिस मॉलिक्यूल। अब सिस मॉलिक्यूल को मेरे को ट्रांस में बदलना है, ऐसे बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को एनर्जी देकर के इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, पहले ब्रेक हुआ, फिर इसमें रोटेशनल एनर्जी दिया तो ये रोटेट हुआ, बोलो हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को वापस से बना करके रेस्ट्रिक्ट करूंगा, तब जाके ट्रांस बना। यानी इस काम में जो एनर्जी लगा उसको बोलते हैं इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी। क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी। सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में बदलने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी। अब ये इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर जितना हाई होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में बदल पाना उतना ही मुश्किल होगा। इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर किसके लिए लो है, कन्फॉर्मर आइसोमर्स के लिए लो है। इसलिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आप देखेंगे ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं आसानी से। किन में आसानी से इंटरचेंज नहीं हो सकता, ज्योमेट्रिकल में, ऑप्टिकल में। समझ में, ऑप्टिकल में भी फिर भी होने लग जाता है, ज्योमेट्रिकल में थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। इस सिस्टम को पहले ब्रेक करना होगा, फिर उसके बाद में हमें सिस को ट्रांस में, ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ये बात मेरी क्लियर हो रही है, आप लोग को समझ में आ रहा है ये चीज़। यानी मेरे को किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जिसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन ना हो। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। फिर खेलने लग गई थी इससे, नालायक कहीं। ठीक है, तो लिखेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अब ये सिस्टम कैसा हो सकता है, या तो वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, बोलो हो सकता है, या तो वो नाइट्रोजन है ना डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है। भाई नाइट्रोजन के पास भी 3 बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है तो ये 3, ठीक है। या कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम हो सकता है, या इसके अलावा रिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, रिंग। तो हम लोग जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की केस स्टडी करेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो कार्बन कार्बन सिस्टम, फिर क्या पढ़ेंगे, है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिस्टम, फिर देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम, और फिर रिंग देखेंगे। और इनके मिक्स एग्जाम्पल तो मैं करवाता ही हूँ तुम्हें, ठीक है, लिख लो। ये कौन सा आइसोमर है बताओ, है ना। अच्छा देखो, सिस ट्रांस होने के लिए आप एक चीज ध्यान रखना, जो सेम ग्रुप एटलीस्ट 2 होने चाहिए डबल बॉन्ड के आइट साइड में, ना, तो उनके लिए सिस ट्रांस बोलते हैं। अगर मैं ए बी और यहाँ सी डी कर दूं, चारों एटम्स अलग अलग कर दूं, तो सिस ट्रांस नहीं होगा, फिर वहाँ ई जेड होता है, ठीक है। वो भी हम लोग देखेंगे, रूल क्या है ई जेड का, सिस ट्रांस का, सारा सब कुछ पढ़ेंगे बहुत डिटेल। ये एक्चुअली टॉपिक बहुत बड़ा है आइसोमेरिज्म, ठीक है। मैं पढ़ाने को इसको मैं तुम्हें 6 महीने भी पढ़ा सकता हूँ। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो, अरे किंग ऐसी थोड़ी बोलते हैं मेरे को, लॉर्ड, हाँ, लॉर्ड केमिस्ट्री ऐसी नहीं बोलते। ये मेरी स्पेशलिटी है। अगर भविष्य में कभी मौका मिला ना तो ज़रूर मैं इस पे एक क्वेश्चंस के लिए एक बुक बनाऊंगा जरूर, और सारे क्वेश्चन ये किया तो गलत किया वाले डालूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप समझना, अभी बहुत बारीकी से समझाऊंगा मैं। अभी इतनी बातें भी कर रहा हूँ ना, ये बातें होती ही नहीं है, अभी तो मैंने टॉपिक ही शुरू नहीं किया। अभी देखो ए बी और सी और डी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, कौन सा अरेंजमेंट है ये, सिस। अब मैं इसको ट्रांस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ये किस में बदल चुका है, ठीक है। तो सिस को ट्रांस में और ट्रांस को सिस में बदलना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना इजी तो नहीं है, ठीक है। क्या करना पड़ता है बताओ, इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी देनी है, और बहुत आसान नहीं होता, बहुत हाई होता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटर कन्वर्टिबिलिटी
एनर्जी बैरियर इज वेरी हाई। इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर क्या होता है बेटा, बहुत हाई होता है। तो इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करके, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम को ब्रेक करके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो पाना इतना आसान नहीं है। तो इंटर कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। तो इंटर कन्वर्जन आपस में पॉसिबल नहीं है, ये इसमें और वो उसमें नहीं बदल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ इनको सेपरेट करना और आइसोलेट करना आसान है? ठीक है, तो सेपरेशन पॉसिबल। वहीं अगर कन्फॉर्मेशनल होता तो इनमें इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर बहुत लो होता। तो इस वजह से इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, तो उनको आइसोलेट करना या सेपरेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल वाले नॉन आइसोलेबल और कन्फिग्रेशनल वाले आइसोलेबल होते हैं। बोलो समझ में आया? छाप दो। डेफिनेशन लिखेंगे, GI अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस, GI arises due to difference in the arrangement of the group. GI arises due to the difference in the arrangement of the groups present at a restricted rotation system. restricted rotation system में जो ग्रुप्स में डिफरेंस होगा उनके अरेंजमेंट में, उस वजह से जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगा या जो फिनोमिना हम देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रहा है? तो मैं कुछ केसेस लिखूंगा कि GI होगा कि नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखता हूँ A, ये C है, ये A है, ये B है, ये B है, बताओ GI होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, GI होगा। ठीक है, कैसे? A C C, पहले सेम साइड था, अभी डिफरेंट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या बेटा, सिस, और इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांस। क्लियर है? ठीक है, एक और केस बता रहा हूं मैं, बताना आप ये GI होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बताओ इस मॉलिक्यूल में होगा। ये B है, ये D है ना, दोनों डिफरेंट एटम्स लगा दिए मैंने, डिफरेंट ग्रुप्स लगे। बताओ GI होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? ये है ना, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, A और ये हो गया B और ये हो गया D। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि आप इस मॉलिक्यूल को इसमें किसी तरीके से बिना बॉन्ड तोड़े चेंज कर सकते हो क्या? इसको इसमें अगर आप पलट भी दोगे तो ये अगर पलटी हो जाएगा तो B ऊपर हो जाएगा, A नीचे, D ऊपर हो जाएगा, A नीचे, ये तो कर दोगे, लेकिन ये ग्रुप नहीं होगा। इसको आपको तोड़ना ही पड़ेगा। इस बॉन्ड को एक तो तोड़ना पड़ेगा, फिर घुमाना पड़ेगा और फिर घुमा के बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब ये बनेगा। ये बॉन्ड तोड़ा, घुमाया, फिर जोड़ा, फिर ये बनाया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, GI होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। इसको भी बोलेंगे सिस और ये बोलेंगे बेटा ट्रांस। क्लियर है? ठीक है, अब मैं बता रहा हूं एक और केस देख लो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, कार्बन कार्बन A B D और E, बताओ यहां होगा GI? हाँ, बिल्कुल होगा। कैसे होगा जरा देखना। A को फिक्स रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? फिक्स रखना। GI होगा बट नॉट सिस ट्रांस। सिस ट्रांस नहीं बोल पाएंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, GI तो होगा लेकिन उसको सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे। क्या हो सकता है जरा देखो, A को रखो फिक्स और फिर A के साथ B था। अब मैं क्या करूंगा, हाँ A के साथ अब क्या ले आया बेटा, A के साथ B था ना, अब A के साथ D ले आता हूँ। तो A के साथ D आ गया तो यहाँ कौन बच गया? हाँ, E और B बच गया। ठीक है, अब इसमें एक में E ऊपर था, B नीचे था। दूसरे केस में क्या बना सकता हूँ बताओ, A C और ये क्या हो जाएगा इस बार, B ऊपर E नीचे, और ये हो गया क्या बेटा, D। क्लियर है? अच्छा, A के साथ क्या था,
बी था, अब ए के साथ, अच्छा ए के साथ बी है तो इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको, ए के साथ अब इधर ई था ना, तो ये हो जाएगा ए कार्बन, ये हो गया बी और ये कार्बन, ठीक है। अब ई था, अब यहाँ पर डी और ई, इनको फ्लिप कर दो। समझ में आ रहा है? मैं बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ए के साथ क्या था? बी, ए के साथ क्या आया? डी, कौन बच गया? हाँ, ई। तो ए के साथ कौन बच गया? ई। तो क्या बच गया था? बी और डी, ये बी ये डी, एक इनको फ्लिप कर दो तो ये हो जाएगा ए सी ई और ये कार्बन, ये हो जाएगा डी और यहाँ क्या आ जाएगा? बी। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, लेकिन 6 में से 6 में आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्या होगा बेटा? सिस ट्रांस होगा। इनको सिस ट्रांस नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते बेटा? सिस ट्रांस। समझ में आया सभी को? क्लियर हो रहा है? ठीक है, लिखते जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस ट्रांस होने के लिए, मतलब सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना पड़ेगा, और उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में जो दो कार्बन एटम लगे हैं, इस कार्बन में दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ये कार्बन है, दो ग्रुप डिफरेंट है, ये कार्बन है, ये ग्रुप डिफरेंट, ये कार्बन, ये ग्रुप डिफरेंट है। सारे केस में हुए तो आपस में जीआई दिखाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है ये आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं बात बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसके टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। जैसे इसका एक सिस और एक ट्रांस बना, इसका एक सिस अरेंजमेंट एक ट्रांस अरेंजमेंट बना, ठीक है, वैसे ही इसके इतने सारे जीआई बन सकते हैं। इनमें कितने जीआई बन रहे हैं? 2। इनमें कितने जीआई बन रहे हैं? 2। यहाँ कितने जीआई बन रहे हैं? 6। समझ में आ रहा है? अब तो बोलेगा सर कार्बन को एक ही जगह में जोड़ दूं तो वो जीआई नहीं है। अभी अगला केस ही वही होगा। अभी ए बी और सी बताया हूँ, है ना, तो वो अभी अगला वही मैं बताने जा रहा हूँ। जीआई किनको बोलते हैं? ये और ये मिक्सचर बना दूँ तो दोनों आइसोलेबल है, सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई केस ऐसा बना दूँ जो आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है तो उसको हम लोग जीआई नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको नॉन आइसोलेबल हो जाएंगे, वो लोग आइडेंटिकल हो जाएंगे एक्चुअली। जैसे केस नंबर डी देखो, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कार्बन के एक ही साइड में ए लगाया और यहाँ डी और ई लगा दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो जीआई दिखा सकता है, ए कार्बन कार्बन और यहाँ ए, और यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ ई कर देता हूँ और यहाँ बी कर देता हूँ, ये बना देते हैं, ये हो सकता है। या क्या कर सकते हो, ए के साथ इस बार ए था तो इस बार ए के साथ आप क्या लगा दोगे, है ना, ऐसे ही सोचोगे ना आप। अब देखो ये केस और ये केस, ये नो जीआई, कोई जीआई शो नहीं करेगा। जीआई का रूल ही है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के पास जो कार्बन है, उस कार्बन के पास क्या होना चाहिए? 2 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ 2 ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। तो अगर 2 ग्रुप सेम हो गए तो यहाँ पर कोई जीआई नहीं होगा। समझ में आ रही बात? आप समझो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं है, दे आर आइडेंटिकल। ये दोनों क्या है बेटा? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कैसे है? मैं इसको अगर इस मॉलिक्यूल को पलटा दूं, ऐसे फ्लिप कर दूं, तो यही बन जाएगा। मैं इस मॉलिक्यूल को अगर फ्लिप कर दूं तो ये ई इधर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा। मैंने आपको ये बात बोल रखा है ना कि ये वाला जो चैप्टर है, यूनिट है, ये पूरे इमेजिनेशन का खेल है, मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अरे तुम तो नहीं पढ़ पाओगे यार, ये तो है, तुमको तो नहीं समझ में आएगा ये चीज़। थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये मॉलिक्यूल है, तो इसको अगर मैं ऐसे पलट दूँ, इसको फ्लिप कर दूँ, तो ये बन जाएगा। नहीं है समझ? दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? आइडेंटिकल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आइडेंटिकल है तो इनको आपस में इससे ये बन जा रहा है, इससे ये बन जा रहा है, दोनों सेम है, आइसोलेबल हुए क्या? ये जीआई शो कर रहा है क्या? ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है क्या? नहीं, ये कोई जीआई शो नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, लिख लो। गलती से है वो,
अब ठीक है सेठ जी, ये स्पेशल केस है, ठीक है, 2 ग्रुप सेम, तो कोई जीआई नहीं होगा। हाँ तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई क्या? अगर हमें कोई ऐसा सिस्टम मिलता है, कार्बन कार्बन सिस्टम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम, जिसमें कार्बन के पास में क्या हो, 2 ग्रुप सेम हो, तो वहाँ पर कोई जीआई नहीं होगा। कई बच्चों को ना क्या धोखा होता है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, उनको लगता है ये और ये सेम है, मतलब डबल बॉन्ड, मतलब एक ही साइड दिख जाना उनके लिए काफ़ी, एक ही साइड दिख जाए, इसको अगर मैं ऐसा बना दूं तो वो लोग सिस बोल देते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जबकि ये सिस ट्रांस नहीं है, एक कार्बन पे 2 ग्रुप कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, सिस ट्रांस होने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड में अगर सेम ग्रुप लगे हैं तो वो सिस ट्रांस नहीं बनाएगा, कोई जीआई शो नहीं करेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, वो जीआई कर जाएगा। तो अगला हम लोग पढ़ने ही वही वाले, ठीक है, मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से समझना। कार्बन कार्बन सिस्टम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? कार्बन कार्बन सिस्टम की। तो लिखेंगे सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट। क्लियर हो रही बात? अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। चलो अभी हम लोग जीआई सिस्टम के केस को बात करने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं बेटा? जीआई सिस्टम, जीआई इन कार्बन कार्बन सिस्टम। अब इसकी कंडीशन क्या है जरा देखते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? डबल बॉन्ड। क्यों? ताकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो सके। अच्छा, मैं ट्रिपल बॉन्ड भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के अराउंडिंग जीआई नहीं होगा। क्यों? इसके पास कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, इसमें क्या जीआई करोगे? शेप लीनियर होता है, तो ये ऐसे ही होगा। ऐसा और ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर, ऐसे कर देते ना, मैं ऐसे इसको मुड़ाऊ कर देता हूँ, ऐसे कोई सोच रहा होगा क्या? ये हो गया टिरांस, और ऐसे करूंगी तो ये होगा सिस। ऐसा कोई सोचा है क्या? नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। क्यों? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये कार्बन भी sp है, ये कार्बन भी sp, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन का शेप होता है लीनियर, तो ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड जीआई तो नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर है? अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, लेकिन उसके अराउंड जीआई नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? ये चीज समझ में आ रहा है? तो पहला प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, रिंकू सिंह बात क्लियर हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। दूसरा, ईच कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली। मतलब दोनों कार्बन एटम्स जो होंगे जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, दे आर डिफरेंट अरेंजमेंट, उनके पास एनवायरनमेंट अलग होना चाहिए, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। अगर सेम हो गया तो ये केस नंबर 4 हो जाएगा, तो वहाँ जीआई नहीं होगा। फ्लिप करके मैंने आपको बताया, तो दूसरा पॉइंट ही वही है, गौर से देखना है ना। ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड each carbon of double bond must contain 2 different groups individually। लिखो। बाकी अपना छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो देखो, अब मैं देखने जा रहा हूँ, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल लिखूंगा, आपको बताना है कि इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा, और जीआई का टाइप क्या होगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे नंबर, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ मॉलिक्यूल लिखने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल के बाद हम लोग देखेंगे जीआई होगा कि नहीं होगा उस मॉलिक्यूल में, और जीआई का जो टाइप होगा ना उस पर बात करेंगे, ठीक। सबसे पहला अगर मैं लिखता हूँ ABC डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AB, तो आप बताओ यहाँ जीआई होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे जीआई चेक करने के लिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आओ,
दोनों ग्रुप कैसे डिफरेंट है? यस सर। दोनों ग्रुप कैसे डिफरेंट है? अच्छा, दोनों का डिफरेंट होना जरूरी है, दोनों में से एक भी सेम हो गया तो काम नहीं चलेगा। गौर से देखना बेटा, यहाँ GI होगा और GI का टाइप क्या होगा बेटा? सिस ट्रांस। सिस ट्रांस होने के लिए एटलीस्ट किसी दो एटम का कार्बन के इधर उधर एटलीस्ट किसी एक एटम का कॉमन होना जरूरी है, जैसे AA होना चाहिए। क्लियर है? चलो दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस होगा ABAD। AB ये कार्बन है और ये हो गया AD। अब गौर से देखना, यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे फोकस करो। क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है? है? क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है? यस सर। तो क्या होगा? GI होगा नहीं होगा बताओ? यस सर, बिल्कुल होगा GI। अच्छा GI होगा लेकिन सिस ट्रांस होगा क्या बताओ? यस सर होगा। देखो डबल बॉन्डेड के कार्बन के इधर उधर AA कॉमन है, तो क्या होगा बेटा? सिस ट्रांस। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब गौर से देखना, तीसरा केस देखो, AB ये C है और ये हो गया D और E। बताओ GI शो होगा क्या? अच्छा बताओ A और B ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। ये D और E दोनों क्या है? बोलो है? ठीक है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन के इधर और इधर दोनों ग्रुप्स क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। क्या मैं बोल सकता हूँ GI होगा? अच्छा सिस ट्रांस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ A है ही नहीं, B है ही नहीं। एटलीस्ट किसी एक एटम का डबल बॉन्डेड कार्बन के इधर उधर कॉमन होना जरूरी है, तो यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो GI होता है उसको बोलते हैं EZ। ठीक है, एंडजेन और जुस्मान ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, EZ जो होगा वो हम लोग देखेंगे। अच्छा चौथा केस मैं लिखने जा रहा हूँ, गौर से देखना। यहाँ होगा क्या बताओ? AAC डबल बॉन्ड C। अरे रुको 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 रुको, AB बोलो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? A और A क्या हो गया? सेम। अच्छा डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों एटम्स का डिफरेंट होना जरूरी है, तो यहाँ पर नहीं होगा, कोई GI नहीं होगा। अच्छा पांचवा केस देखना, तुम बताना होगा कि नहीं होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 विनाइल, बोलो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम। ये भी क्या है? तो यहाँ कोई GI नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात सभी को? ठीक है, पांचवा हो गया। छठवां केस देखना, CH3 CH2। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि कौन सा सेम हो गया? ये हाइड्रोजन वाला जो है ये क्या हो गया? सेम। ठीक है, तो यहाँ कोई GI नहीं होगा। बोलो होगा क्या? नहीं होगा। अगर एक और लास्ट केस लिख रहा हूँ, ये मेरा भाई बताएगा छोटू, जिसकी आंखों में कुछ नमी सी मुझे नजर आ रही है, लगता है रात जागा हुआ मेरा भाई है। वाह, एक नंबर लाइन बोल दिया। ठीक है, रात भर जागता रहा, नींद नहीं थी आंखों में, अब क्लास में मैं सोऊंगा नहीं दोस्त। ठीक है चलो, CH3 CH3 होगा। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे अटैच है एक हाइड्रोजन CH3, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन पे अटैच है CH3 और H, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यानी GI तो यहाँ होगा। अच्छा CH3 कॉमन है या हाइड्रोजन कॉमन है, सिस ट्रांस होगा कि नहीं होगा? क्या आप इसे छाप सकते हैं? छाप दो। लिखेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। द डबल बॉन्ड रिंग और कायरल सेंटर, अच्छा कायरल सेंटर क्या है अभी मैं बताया नहीं हूं ना, बताऊंगा आगे।
द डबल बॉन्ड या फिर रिंग या कायरल सेंटर। कायरल सेंटर ऐसा सेंटर होता है जिसके सराउंडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है, वो इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा। ठीक है, कायरल सेंटर ड्यू टू विच, ठीक है, डबल बॉन्ड रिंग और कायरल सेंटर के सराउंडिंग जो ऐसा सेंटर जहां पे क्या हो बेटा, स्टीरियो, अच्छा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है, जो भी हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर है? ठीक, अब मैं कुछ मॉलिक्यूल लिखने जा रहा हूँ, इसमें हम लोग दो बातें करेंगे। एक तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे, ठीक है, और ऊपर से जीआई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर जीआई हो रहा है तो किस स्टीरियोजेनिक सेंटर के सराउंडिंग हो रहा है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए थे यहाँ पर, 7 हो गए थे क्या? ठीक है, 8वां देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो एक एक करके चेक करेंगे, गौर से देखना। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, पहले तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, लाइन से पढ़ना। कैसे पढ़ा है? सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देखते हैं। वो क्या होता है? या तो डबल बॉन्ड, या तो रिंग, या तो हाँ बस डबल बॉन्ड और रिंग। ठीक, डबल बॉन्ड रिंग दिख गया, 2 जगह है। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड रिंग दिख रहा है तो वहां जाकर के चेक करो कि अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्डिंग के दोनों साइड में क्या होने चाहिए, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर है तो वहाँ जीआई शो करेगा, मर गया। और जीआई अगर शो करेगा तो इसका मतलब वो क्या होता है बेटा, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। ठीक है, देखो इस कार्बन को चेक कर, एक तो हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया CH3। क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों ग्रुप डिफरेंट है? अरे है ना? इस कार्बन को चेक कर, एक तो हो गया डिंपल हाइड्रोजन और दूसरा ग्रुप हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों ग्रुप क्या है? अरे है ना? अरे हूँ हाँ करो ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। इस कार्बन मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो होगा। ठीक है, चलो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं जरा चेक करते हैं। सबसे पहले ये कार्बन को देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन है तो दूसरा क्या है बेटा, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यही है? अरे है ना यार? यानी मैं लल्ली बोल सकता हूँ दोनों ग्रुप इसके पास जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन ये कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन है, यानी ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। यानी कि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। यहाँ पर नो जीआई, यहाँ पर नो जीआई, ये जीआई शो नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर जीआई होगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करूँ तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा? एक। जीआई होगा क्या? यस सर होगा। कौन सा? सिस ट्रांस। अच्छा, यहाँ CH3, यहाँ CH3 नहीं है लेकिन HH कॉमन है, तो जो जीआई होगा वो आपस में क्या होंगे, सिस और ट्रांस। नंबर 9 देखो, देखो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड या रिंग ढूंढो। डबल बॉन्ड मिल गया? देखो डबल बॉन्ड के पास ये जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन दूसरा CH3, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। ये कार्बन है, कार्बन के पास में हाइड्रोजन और पूरा ग्रुप डिफरेंट है, दोनों है कि नहीं? दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं? अच्छा, H और H है तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है, चलो इस कार्बन को देखो डिंपल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक पूरा ग्रुप डिफरेंट है, 2 ग्रुप लगे हुए हैं वो भी दोनों डिफरेंट। अरे बोलो, इस कार्बन को चेक करो, एक हाइड्रोजन और एक CH3, क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है? यस। तो क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा, सिस ट्रांस। इस कार्बन के अराउंड होगा सिस ट्रांस। तो कॉम्बिनेशन हम लोग वो भी देखेंगे, सिस सिस, इसमें सिस हो जाएगा। दूसरा केस होगा इसमें सिस इसमें ट्रांस, दूसरा ट्रांस ट्रांस, फिर चौथा क्या हो जाएगा, ट्रांस सिस।
समझ में आ रहा है? तो वैसे हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग बना लेंगे बाद में, वो ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो अभी फिलहाल स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर मुझे देखना हो तो कितना होगा? तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस। नहीं होगा, करके देख ले, वही बताऊंगा आगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा बस। 3D में जो अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट जो है, 3D में जो इनका अरेंजमेंट है, 3D में इनके दिखने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा। और अगर तुमको लग रहा है कि ये और ये तो सेम है, तो IUPAC नाम लिख के देख लो, IUPAC नाम डिफरेंट होने चाहिए। वो चलता था किसमें? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ IUPAC नाम भी सेम है। यहाँ अगर दो आप स्ट्रक्चर बना, दोनों सेम है कि नहीं अगर चेक करना हो, तो आप ये सोचो क्या इस मॉलिक्यूल को बिना बॉन्ड तोड़े अल्टी पल्टी करके इसमें बदला जा सकता है? अगर नहीं बदला जा रहा है तो दोनों GI है, सॉरी, तो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर्स है। बता देता हूं, एक तो ये हुआ सिस सिस, ठीक है। दूसरा होगा, ये हो गया सिस, और दूसरा क्या हो जाएगा? ये हो गया ट्रांस। अरे ट्रांस हुआ ना, ठीक है। तीसरा हो सकता है ट्रांस ट्रांस, और चौथा हो सकता है ट्रांस सिस। अब इसको और इसको, है ना, आप अगर अरेंजमेंट को देखें, मैं ऐसे पलट के दे दूंगा तो बोलेंगे कि सेम दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं सोचना है। मतलब ट्रांस सिस सिस ट्रांस है, अगर CH3 ग्रुप को पलट देंगे, यहाँ पर अगर एल्किल ग्रुप है, मैं यहाँ एल्किल ग्रुप नहीं चेंज कर रहा हूँ, एल्किल ग्रुप को लगा के देख सकते हैं अगर सेम है कि नहीं है। मैंने जो अप्रोच बताया वो समझ में आ रहा है ना? अगर ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप सेम हो गया तो अल्टी पल्टी हो जाएगा, फिर कैंसिल करना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल वाला केस आएगा, ऐसा बता रहा हूँ। ये और ये अगर सेम है तो ये और ये भी सेम हो सकते हैं। अगर ये और ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाए फिर केस इनको कंसिडर करना पड़ेगा, फिर अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वाला और ये वाला हमको बना करके देखना है और फिर फ्लिप करके देखेंगे हम लोग। वो आगे का क्वेश्चन है, वो भी मुद्दा है ही नहीं हमारा, ठीक है। उसको आगे समझाने के लिए मैं और बताऊंगा। इसमें रिंग आ जाए तब क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए बाद में देखेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, दो सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। उनमें से अगर दोनों एक दूसरे को फ्लिप करने पर बिना बॉन्ड तोड़े एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे, मतलब दे आर आइडेंटिकल, उनको एक काउंट करना। और अगर फ्लिप करने पर भी एक दूसरे में वो सेम नहीं हो रहे तो दे आर नॉन आइडेंटिकल, फिर दो काउंट करेंगे। अब यहाँ केस अलग हो सकता है, सिमेट्रिकल का केस अलग होगा, एसिमेट्रिकल का केस अलग होगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ GI का पहले फॉर्मूला करेंगे। अगर 3 स्ट्रक्चर है तो 1 2 और ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा 3, और अगर 4 आ रहा है तो 1 2 3 4 बनेंगे। समझ रहे हो ना? तो इससे पहले फॉर्मूला आएगा, है ना, उसके लिए थोड़ा समय, 2 क्लास के बाद वो आएगा। पहले फॉर्मूले से कितने GI बनेंगे वो, फिर हम स्ट्रक्चर बनाने के अप्रोच में जाएंगे। अभी करोगे कंफ्यूजन रहेगा। समझ में आ रहा था? क्लियर है? तो हमारा अप्रोच क्लियर हो गया। हम बना के क्या करेंगे देखेंगे। भाई आइसोमेरिज्म है ही हिट एंड ट्रायल वाला चैप्टर, आपको बना के देखना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आया? वो बाद में मैंने क्या बोला देखेंगे, मैं जब बोल रहा हूँ ना बाद में देखेंगे। मेरे को 2-3 बातें और बताना, बनेगा 3, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर हो गया तो कायरल कार्बन प्रेजेंट हो गया तो केस अलग होगा। अब 2 मिनट रुक जा, मेरे को पूरा बताना है। अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट हो गया तो वहाँ पर क्या केस होगा। अगर रिंग लग गया तो 8 मेंबर रिंग, अगर डबल बॉन्ड 8 मेंबर रिंग के अंदर है तो GI करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे करके बहुत सारे केसेस है। मेरे को पूरा एक बार बता लेने दो, फिर कितने बनेंगे, क्या स्ट्रक्चर है, वो हम समझेंगे। अभी वेज डैश प्रोजेक्शन भी आ जाएगा इसमें, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये टॉपिक वैसे ही मैं बता रहा हूँ, मतलब ये टॉपिक जैसे जैसे चलाते जाऊँगा वैसे वैसे करना, कुछ इधर उधर मत भागना। अगर भागे तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे को पूरा बताने देना। फिर उसके तुम्हारे डाउट का स्वागत है, फिर किधरी से कुछ भी पूछ लेना, फिर देख लेंगे एकदम, है कि नहीं। हाँ, अभी फिलहाल पेशेंस के साथ चलिए। ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे वाला, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं के बाद 10।
8 साल का लड़का एलियन में बदल गया, बेन 10। ये वाला बताओ। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन मिल गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या है, एक तो CH3 है, दूसरा H है। क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। यहाँ तो चल गया काम। अब लेकिन डबल बॉन्ड से रिंग अटैच, तो रिंग में सेम एंटिटी सेम एनवायरनमेंट अगर मिलती है, कैसे घूमने पर, पहले एक बार आप क्लॉकवाइज आओगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज आओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, फिर क्लॉकवाइज जाओगे। एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन के बगल में क्या है, कार्बन यानी CH2, फिर क्या है CH2, और फिर यहाँ जुड़ चुका है, यही है, ये एनवायरनमेंट है। उल्टा जाओ तो कार्बन के बगल में क्या है CH2, फिर यहाँ क्या है CH2, और फिर फ्री वैलेंसी, मतलब इससे जुड़ा हुआ है। क्या दोनों एनवायरनमेंट सेम है? तो मतलब यहाँ पर कोई GI नहीं होगा, यानी यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। समझ में आया? ठीक। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं ताकि ये वाली चीज़ की क्लियरिटी आ जाए, जिनको 2 लोगों को नहीं आया होगा उनको, ठीक है। उन 2 लोगों में डिम्पल को अभी गिना नहीं हूँ, आया है कि नहीं आया? सच बता। आगे तो ये बनाना पड़ेगा तेरे को। हाँ, ये इस तरफ का ही पूछ रहा हूँ, इस तरफ का तो दिख रहा है मेरे को डिफरेंट है। देखो इसको ना ऐसे समझो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, आप पहले ऐसे जा रहा हूँ मैं ना, देखना ये क्या है CH2, फिर क्या है C है ना, Cl2, Cl2, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। और फिर ये कार्बन से जुड़ गया है। यहाँ पर पहले 1 2 पोजीशन है, 1 पोजीशन में CH2 और 2 पोजीशन में डाइक्लोरो है, ठीक है। चलो ऐसे आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, पहले कार्बन है, फिर क्या है Cl, फिर क्या है CH, और फिर फ्री वैलेंसी आगे जुड़ गया है। तो क्या दोनों एनवायरनमेंट सेम है कि डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर 1 डाइक्लोरो है, यहाँ पर 2 डाइक्लोरो है ना। yes. अरे अगर मैं इसका नाम यहाँ से लिखना चालू करता हूँ, ठीक है, तो ये 2 डाइक्लोरो है, इसको 1 बोल रहा हूँ, 1 2 3, ये 3 डाइक्लोरो, समझ रहे हो ना। yes. दूर हो गया, दोनों एनवायरनमेंट डिफरेंट दिखने चाहिए आपको। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जाने पर दोनों एनवायरनमेंट क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट एनवायरनमेंट का स्पेलिंग बताओ रे। ENV, हाँ N, हाँ एनवायरनमेंट ऑन बोथ साइड, डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑन बोथ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी कार्बन में दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा 1। कई बच्चे बोलेंगे सर रिंग दिख रहा है, रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं हो सकता क्या? या सर हो सकता है, लेकिन उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, लिख लो। हाँ, इससे पहले वाला भी रिंग में 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जो sp3 हों और डाई सब्स्टिट्यूएंट यानी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। वो रिंग वाला अगले क्लास में हम लोग करेंगे। क्लियर है भाई? आगे बढ़ूं? क्लियर है? आज जितना पढ़ा है सबको समझ में आया, अच्छे से आया? कुछ बातें जो मैंने बोली है उनका आप विशेष ध्यान रखेंगे। पढ़ना है